ये जो समतल जगह है, ये लगभग शहर से, मुख्य शहर और मुख्य आबादी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, जहां पर दूर दूर तक आपको इंसान की आवाज नहीं दिखाई देती है। इस जगह पर ही गो बीफ की जो मंडी लगती है, फल मंडी आपने सुना है, अनाज मंडी आपने सुना है। भारत के इतिहास में पहली बार हम आपको ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पर गौ माता के बीफ की मंडी लगा करती थी। ये जो दूर दूर तक आप समतल जगह देख रहे हैं, लगभग ये धरातल से 100 फुट की गहराई में नीचे हम खड़े हैं जमीन के लेवल से। इसी जगह पर, यहाँ पर चारों तरफ आप देखिए, इसी जगह पर गो तस्करी और गो बीफ की मंडी लगी करती थी। यहाँ से गौ माताओं की हत्या करके, उनको काट के, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके, और जो गो तस्कर है उनके जो व्यवसायी है वो ले जा करके गांवों में अन्य जगह पर सप्लाई किया करते थे। ये वो जगह है जहां पर मैंने आपको बताया कि बीफ की मंडी लगा करती थी और गौ माता की हत्या जब करते थे, इस जगह पर प्रशासन द्वारा जेसीबी की मशीनें ला करके, और वो जो गौ माता के कंकाल थे वो दबा दिए गए हैं। अभी भी कुछ जो गौ माता के अंदर से, जो गौ माताएं शहरों में घूमती थी, उनकी पन्नियां हैं, आप देख सकते हैं। ये वो पन्नियां हैं जो गौ माता के शरीर पेट के अंदर से निकलती थी जब उनका संहार किया जाता था गौ तस्करों द्वारा। ये पन्नियां गौ माता के पेट की निकली हुई पन्नियां हैं। गुरुजी, आप थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि यहाँ किस तरह का घटनाक्रम होता था। यहाँ एक चिल्लर होता था, चिल्लर बोलते हैं ये मुसलमान लोग, एक भर की संख्या में कम से कम 20 से 25 गायों को काटना। ये वो जगह है, ये प्रशासन के द्वारा दाब दी गई है, और इसमें वो अवशेष थे गौ माताओं के, कुछ तो यहाँ पड़े हुए हैं। ये जो पन्नियां हैं, ये उनके पेट की पन्नियां निकली हुई है, जो शहरों में से गाय रात में चोरी करके उठाते थे। वहां तक देख लो सारे, तो ये तो दब ही नहीं पाए, यानी इतने जबरदस्त यहाँ पर कंकाल थे। बहुत तगड़ी तादाद में गोहत्या हुई थी यहाँ पर। गुरुजी, हम बार बार एक ही बात सुन रहे थे कि रूंद गिदावड़ा। आज हम मौके पर इस जगह पर आ गए हैं। यहाँ के जो परिस्थितियां हैं, कहीं पर तो 100 फीट गहरी खाई है, कहीं पर समतल है, रास्ते है नहीं, तो कहीं ना कहीं गो तस्करों के लिए ये सुगमता प्रदान करती थी। हाँ, ये जगह वो है, यहाँ से फिर उनका जो नेटवर्क था वो बाहर से ही काम करते थे। यहाँ पर पुलिस की या किसी की भी सूचना ना मिल पाए, इसलिए उन्होंने ये ऐसी जगह चुन रखी थी। यहाँ पर देखो कितनी गहराई है, 100 फुट गहरे नले हैं, नाले हैं। इन गहराइयों में यहाँ पर इसीलिए था कि ना तो कोई साधन पहुंच पाता था, ना ही कोई व्यक्ति पहुंच पाता था, और यहीं से काटकर यहीं से या तो वो उसमें खुर्जियों में भरकर मोटरसाइकिलों में और ले जाते थे, और सप्लाई होती थी। और फिर यहाँ से आगे ये हरियाणा को ये रास्ता जा रहा है, सीधा ये जा रहा है जो रास्ता, ये पहाड़ पे चढ़ के वहां से सप्लाई हो। थोड़ी सी आगे हम अभी ये गौ सेवकों की टीम के साथ, क्योंकि ये जांबाज गौ सेवक शहर से 20 किलोमीटर दूर ये जगह है। यहाँ से तो 1 घंटा लगभग शहर तक पहुंचने में लगता है, और शहर से अगर पुलिस प्रशासन और गौ सेवक आए तो लगभग 1 घंटा उनको यहाँ आने में लगता है सूचना मिलने के बाद। ऐसी परिस्थितियों में गौ माता को बचाना भी गौ सेवकों के लिए बड़ी मुश्किल काम हो जाता है। विपिन जी, आप गो तस्करों का पीछा करते करते इस क्षेत्र में कभी आए, इन पहाड़ी क्षेत्रों में? 2 से 3 बार सामना हुआ है हमारा गौ तस्करों से। जैसे कोई सूचना मिलती थी किसी गाड़ी इसमें वो गौवंश को ला रहे हैं, तो हमारी टीम के संगठन से चलती थी। उस साइड से जयरोली होते हुए तिजारा की टीम आती थी, जिससे कि कभी हमारा उन सामने सामना भी बहुत बार हुआ है होने को, तो पर 2-3 बार ऐसा भी हुआ जिससे कि हमने उनकी गाड़ियां पकड़ी है और गौ तस्करों को पुलिस प्रशासन के हवाले करके जो गौ माता है, जो गौवंश है, उनको हमने गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया है। आपने कभी ऐसा देखा हो, ये दुर्गम जगह है, यहाँ पर सामने मैं सिद्धार्थ जी से निवेदन करूंगा कि वो सामने दिखाए कि ये देखो कितनी दुर्गम परिस्थितियां हैं यहाँ पर। कुछ कह नहीं सकते कि कहां से कोई लोग आ जाए और कहां से चले जाए। ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने बड़ी मुश्किल विपिन जी आती होगी। गौ सेवा करते करते गौ तस्करों का पीछा करके यहाँ आ जाए, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने गायों को तो पकड़ लिया लेकिन गौ तस्कर इन रास्तों का फायदा उठाकर भाग निकले? हाँ, बहुत बार होता है। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे ये जो मंडी लगती है, ये उसी जो जाति मानसिकता के लोग हैं उनका बहुसंख्यक समुदाय रहता है उनका यहाँ पर, जिससे कि हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पे और अपने संसाधनों के साथ आना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है जिससे कि कई बार हमें ही मौत का सामना करना पड़ जाता है।
उनके पास सारे संसाधन होते हैं जिससे कि वो पिस्टल तक साथ लेके चलते हैं अपने, और गाड़ी में अपने पत्थर होते हैं जो जिसको वो गोली की तरह यूज करते हैं चलती गाड़ी में। वो जो हमारी टीम पीछे होती है उस पे पत्थर फेंकते हैं, कांच की बोतलें होती हैं पेप्सी की खाली बोतलें, उनको मारते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो वो फायर भी करते हैं। मैं सिद्धार्थ जी दिखाना चाहूंगा कि इस जगह हम खड़े हैं वो लगभग 100 से 200 फीट गहरी खाई है, और खाइयों के बीच में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जो यहाँ की जो झाड़ियां हैं और ये जो झुंडे हैं, देसी भाषा में बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये भी गौ सेवकों के लिए बाधा बनता था गौ सेवा करने के लिए। बिल्कुल ये बाधा बनता था, क्योंकि ये उनके ही क्षेत्र की जगह है जिससे कि वो भली भांति परिचित है, और हमें इन जगहों का इतना अनुमान नहीं है, क्योंकि अभी महीने में 2 या 4 बार आते हैं, वो डेली इन रास्तों से निकलते हैं, इसलिए उनके लिए ये रास्ते सुरक्षित होते हैं और वो इन्हीं रास्तों का प्रयोग करते हैं भागने के लिए। जतिन जी से मैं एक बार पूछना चाहूंगा, जतिन जी कि यहाँ पर किस तरह आपको गो तस्करों का पीछा करते करते कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिनका आपको सामना करना पड़ा हो? एक तो ये हम बिल्कुल इस जगह से बिल्कुल अनजान है, लोकल आदमी उसको अच्छी तरीके से जानता है। अब आप ही देखिए चारों तरफ झुंडे, माटी की टीले हर तरफ है। अगर कोई बंदा उस तरफ कूद गया, छुपा हुआ है, और आप इधर से जा रहे तो आप उसको कैसे भी नहीं देख पाओगे। चारों तरफ रास्ता ऐसा ही है। और ये देखिए जितनी भी गाय ऐसी जगह काटी जाती है जहाँ कोई देख ही नहीं सकता। आप अगर ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। पूरी जगह से उनके लिए अनुकूल जगह है, ये गो तस्करों के लिए स्वर्ग है ये उनका। बीच बीच में जो ये टीले हैं, ये गो तस्करों का एक अड्डा है। उन टीलों के उस तरफ आप खड़े हैं तो आपको बिल्कुल भी आभास नहीं होगा। जैसे अब आप साइड में जाएंगे आपको एक और रास्ता दिखेगा, उससे आगे जाओगे तो आप पता ही नहीं लगा सकते। अगर आप ऊपर खड़े जब भी आप नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है, और एकदम कोई आगे चुपचाप बैठ जाए तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता इस जगह आगे कि कुछ हो भी रहा है। ये वो जगह है जहां पर गो तस्कर गो कसी के लिए इस जगह को यूज में लेते हैं। आपने कैमरे के माध्यम से इस जगह को देख रहे हैं, और हमारे जांबाज गो सेवक जो हमारे साथ आज आए हुए हैं वो आपको एक एक परिस्थितियों से, जो उनके साथ विकट परिस्थितियां होती हैं जब वो गो सेवा करते हैं, उनके साथ जो घटनाक्रम होती है उनका भी आपको विस्तार से बता रहे हैं। हम बार बार हमें जब यहाँ विजिट कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो गौ माता के अंदर से जो गौ माता आवारा सड़कों पर घूमती है। मेरा हमारे सनातन धर्मियों से ये कहना है कि जो आवारा गौ माता हम छोड़ देते हैं, वो देखो किस तरह वो बाहर का चारा ना खाकर ऐसा है जो गौ माता हो जाती है। वो उनके शरीर से जो पन्नियां निकलती है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पड़ी हुई है। यशपाल आचार्य जी, आपका एक संदेश गौ सेवकों के लिए। मैं तो यही कहता हूं कि सनातन धर्म जब ही बच सकता है, गाय बचेगी तो ये देश बचेगा, अन्यथा गाय नहीं बची तो देश का भी बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से इस क्षेत्र में इस घटना स्थल पर आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सूर्यकांत जी। कम से कम इन चीजों के लिए इतनी गहराई में आप पहुंचे, इतने बीहड़ जंगल में आए, ये आप सामने रखेंगे, एक जनता के सामने रखें इसको कि गौ माता एक वैसे ही नहीं एक चलता फिरता कोई पशु है। गौ माता में साक्षात देवी देवता वास करते हैं। और मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति अपने घर गाय पाले, जिससे कि सनातन धर्म में एक पहचान रहे। पहले सिक्का होती थी, जनेऊ होती थी, पहले घर में रोटी निकलती थी गौ माता की, आज वो सब कुछ विलुप्त हो गई। ये संस्कृति दोबारे से आए, जब ही भारत सोने की चिड़िया दोबारा बने। यहाँ पर अभी भी हमें प्रशासन के द्वारा जो गाय माता के कंकाल थे वो दबा दिए गए, उसके बाद भी काफी जगह पर हमें गायों के यहाँ पर मुंड मिले हैं, सिर मिले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जतिन जी की यहाँ पर पुनः इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई हो? नहीं नहीं, इस तरह की घटना अभी तो यहाँ बंद है फिलहाल, क्योंकि प्रशासन का पूरा सपोर्ट है और लोकल आदमी है उनके अंदर भय। क्योंकि जब कार्रवाई हुई थी तो उनके मकानों को ढाया गया था जो अवैध रूप से यहाँ बने पड़े हैं। आपने देखा होगा क्योंकि जितना बेड़े सारा गवर्नमेंट का है, परंतु कांग्रेस की सरकार में उनको पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन बकायदे दिया जाता था ताकि वो आराम से यहाँ रह के अपनी मनमानी कर सके। अब जैसे प्रशासन, जैसे सरकार बदली तो सख्त कार्रवाई की गई और उसी के प्रभाव से गोकसियां बंद हो चुकी है इस क्षेत्र में, बीहड़ में। तो कहीं ना कहीं सरकार के बदलने के बाद प्रशासन का जो डर था वो यहाँ के गो तस्करों में बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसमें गोकसी ज्यादा होती थी जो या पूर्ववर्ती सरकारों में इस तरह की घटनाएं होती थी? मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस के राज में तो गोकसी को बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने कोई लेक्चर भी दिया था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उसमें भी क्लियर कहा था कि मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तो जब तक बीजेपी रहेगी तो इनकी तो हिम्मत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर प्रतिनिधि अच्छे हैं, आपकी सरकार में लोग अच्छे हैं, आपकी सरकार अच्छी है, तो गोकसी पर भी कंट्रोल होगा। जी, अंकुश लगेगा इस पर।
पूरी तरह तो खैर नहीं लग सकता इसमें, आप क्योंकि यहाँ पर हमारे कहीं न साथ कहीं पूरी टीम के साथ आप यहाँ विजिट करने आए हैं, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर जगह जगह नरकंकाल मिल रहे हैं, आपने यहाँ देखा यहाँ पर गायों के अभी भी जो जबड़े हैं वो प्लास्टिक की रस्सियों से बंधे हुए हैं, हमने यहाँ देखा कि गायों के मुंह में जो पेट की आंतों के साथ जो पन्नियां हैं वो अभी भी सेम टू सेम कंडीशन में पड़ी हुई है। आपके मन में कोई पीड़ा नहीं होती कि ये तो गौ माता के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा बहुत है? पीड़ा होती है सर, बहुत पीड़ा होती है, अंदर से रोने को मन करता है, पर क्या करें। अब आप पन्नियों में खाना भर भर के फेंक देते हैं जैसे, तो वो गौ माता के पेट में जाता है, वो जमा हो जाती है। अब आप देख रहे हो ढेर के ढेर पड़े हैं पन्नियों के, वो कहाँ से आती हैं? वो कोई हजम होने वाली चीज तो है नहीं जो होगी। तो या तो गाय को वो आवारा समझ गो, उनकी सबसे आसान शिकारी वही होती है आवारा गाय, जो हमारे शहरों में घूम रही है। जो सबसे आसान शिकारी ये कि लगाते हैं गाड़ी और कंधा दे के, कई वीडियो में देखा है कि कंधा लगाते हैं और सीधा पिकअप में डाल देते हैं। हमने अभी जो यहाँ का परिदृश्य देखा है उसमें हमें नजर आ रहा है कि ज्यादातर यहाँ जो गोवंश लाए गए थे वो थे जो असहाय गोवंश थे, और ऐसे असहाय गोवंश जो सड़कों पर किसी भी व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति द्वारा सड़कों पर गोवंश छोड़ दिए जाते थे, जो वो अपना पेट भरने के लिए पन्नियां खा करके और अपना गुजारा करते थे। तो इसमें जतिन जी आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहाँ तक ये चीजें सही है? ये आधे से ज्यादा तो हमारे खुद के सनातनी लोगों की कमी है। आप देखिए जितनी भी गायें वो सारी मार्केट के आधे से ज्यादा, कोई पालतू गाय तो बहुत कम है जो नंदी महाराज को गौशाला में नहीं छोड़ के आते कुछ रुपए के चक्कर में, परंतु उनको ये देखना चाहिए कि वही फिर इनको वहां से उठाते हैं और यहाँ पे कत्लेआम करते हैं। तो ये हमारे सनातनी लोगों को समझना चाहिए कि जितनी भी गौ माता है, चाहे नंदी महाराज है, छोटे बछड़े, उनको कृपया करके गौशाला में पहुंचाए, क्योंकि पूरे जीवन तो उसका वो दूध लेते हैं, परंतु जब उसके बच्चा होता है, कुछ भी होता है, तो उसको रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं इस पाप में वो भी भागीदारी है जो गोवंश को रोडों पे छोड़ देते हैं। और आपको इस क्षेत्र की मैं एक नई बात और बताना चाहता हूँ। ये क्षेत्र गौकशी के लिए तो फेमस हुआ ही था, पर इस क्षेत्र में फिलहाल आपने टटलूबाजी का नाम सुना होगा, जिससे कि ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये टटलूबाजी करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। तो मेरा प्रशासन से भी ये अनुरोध है और कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, एक अलग टीम गठित करें जो इन गौ टटलूबाजों को और गौ तस्करों को पकड़े और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मतलब टटलूबाजों से आपका क्या तात्पर्य है? टटलूबाज किस तरह की प्रवृत्ति का यहाँ पर कार्य करते हैं और किन लोगों को यहाँ सचेत रहना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको। अब फिलहाल गौ तस्करी इस एरिया से बिल्कुल बंद है जहां तक हमारे पास खबर आती है, पर उन्होंने एक नया धंधा पकड़ लिया जिसे टटलूबाजी कहते हैं। टटलूबाजी का मतलब ये होता है, ये अदर स्टेट के जो भोले भाले लोग हैं उनके पास ऑनलाइन ठगी, आपने सुना होगा आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, उनके पास फोन करते हैं, उनको नए नए लालच देते हैं, जैसे सोने की ईंट है, ये हमारे खेत में सोने की ईंट मिली है, हम अपने एरिया में से बेच नहीं सकते, आप आ जाइए, आपको इस दाम में दे देंगे। तो जो बाहर स्टेट का व्यक्ति है उसे तो अपने एरिया के बारे में इतना पता नहीं, वो इनके झांसे में आ जाता है, वो इस एरिया में आ जाते हैं। आने के बाद इनसे रेट, जो भी इनका रेट वेट फिक्स, मतलब मार्केट से आधे दामों में रेट फिक्स करते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति लालच में आ जाता है, वो यहाँ पैसे लेके यहाँ पे आ जाता है, फिर ये उसे कुछ नहीं देते, उसका किडनैप करते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। और ये जितने भी काम हो रहे हैं सारी 2 नंबर की सिम से हो रहे हैं। अभी कल परसों अखबार में आया था, एक असम का कोई डीलर है, वो राजस्थान के अलवर जिले में ही सिमों को प्रोवाइड कराता है। 30,000 रुपए की वो अभी 40 से 50 सिम दे के गया था। मैन प्रेस्ट पे खबर आई थी भास्कर अखबार में। तो ये गिरोह पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। सभी भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि एक तो टटलूबाजी में ना फंसे, ये नए नए रास्ते निकालते हैं पैसे कमाने के, सावधान रहे, सतर्क रहे। ये वो जगह है जहां पर इन्हीं बिहरों में बैठ करके गो तस्कर पहले गो तस्करी किया करते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने जब इन पर लगाम लगाई है और जब इनको जेलों के अंदर भेजा है, तो कुछ जो असामाजिक तत्व है, जो इसकी प्रवृत्ति के लोग हैं, अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है जिसको यहाँ की स्थानीय भाषा में टटलूबाजी कहा जाता है। वो लोगों को फोन करके झांसे दे करके, चाहे वो आपका सोने की ईंट बेचना हो, चाहे आपका पुराना फर्नीचर या पुराना वाहन बेचना हो, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर इन्हीं बिहरों में वो उनको ले आते हैं और उनके साथ लूट और अत्याचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपको उस जगह पर लेके आए हैं जहां पर लोग इस तरह की गोकशी करते हैं। हम खड़े हैं, इन बिहरों को किस नाम से जाना जाता है? ये रूंद गिदावड़ा है बिरसंगपुर के, मिर्जापुर बिरसंगपुर, ये गांव गौ तस्करों के ही है ज्यादा, और इन्हीं के गिदावड़े बोलते हैं, गहरे नले नाले जहां पर ये लुककर चोरी से गौ माताओं को लाते हैं उठाकर बाजार से, यही गौ हत्या कर देते हैं। ये जो भूमि है ये सरकार, राजस्थान सरकार के अधीन आती है? ये सारी फॉरेस्ट विभाग राजस्थान सरकार के अंडर आती है सारी भूमि, और इस पे इन्होंने अतिक्रमण भी कर रखा था।
जब ये घटना घटी है तो वो भाग गए, क्योंकि उनको पता है कि चोर आदमी कब तक टिकेगा। प्रशासन सजग हुआ, सरकारें आई, चेतनाएं बढ़ी, कार्यकर्ता संगठन सब उठे, तो ये लोग यहाँ से छोड़ गए। लेकिन ये लोग थमना बहुत मुश्किल है। अगर सनातन अनुयायी नहीं जागे तो थमने बड़े मुश्किल है। यहाँ नहीं तो अब और आगे कहीं कर रहे होंगे। इसलिए अब धीरे धीरे प्रयासरत है हमारा संगठन भी, पुलिस भी, किसी तरीके से कहीं और कर रहे हैं तो सूचना मिले तो कार्रवाई करें। प्रशासन ने जब कार्रवाई की उसके बाद और उससे पहले आपको क्या परिवर्तन नजर आया है? उसके बाद तो आप ही देख लीजिए कि पहले तो दुनिया भर के नरकंकाल थे। अब इस पहले गोवंश थे दुनिया भर के चारों तरफ, परंतु अब आप देखिए आपको कहीं गोकशी नहीं दिखेगी। ये बकायदा ऐसे रास्ते थे जहाँ से पिकअप आराम से आ सकती थी। और मेन कारण ये था कि अगर साइड में आप देखोगे पीछे पहाड़ है, वहां से हरियाणा की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जैसे उन्होंने गौ माता का कत्ल करा, जैसे पुलिस आती है तो वो उस तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि दूसरा स्टेट लग जाता है। तो वहां अपनी राजस्थान सरकार के जो पुलिसकर्मी है, प्रशासन है, वो वहां जाके कार्रवाई नहीं कर सकता। इतने वहां सूचना मिलती है, इतने वो चारों तरफ भाग जाते हैं। ऐसे ये OLX बात हो गई, जो साइबर क्राइम का मेवात गढ़ बना पड़ा है, इसका फायदा ये हरियाणा और राजस्थान जो बॉर्डर है इसका बहुत अनुकूल प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गो तस्करों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो हरियाणा बॉर्डर के समीप बैठकर गो तस्करी कर रहे हैं, और जैसे प्रशासन आता है वो यहाँ से हरियाणा बॉर्डर में भाग जाते हैं, जिससे कि गो तस्करों की जो वाहन है उनको तो पकड़ लिया जाता है, परंतु जो गो तस्कर है वो यहाँ से भाग जाते हैं। आचार्य जी, आप लगभग 40 वर्षों से गो सेवा कर रहे हैं, तो आपको कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है कि आपने पीछा कर रहे हैं फिर वो बॉर्डर पार हुए और आप निष्क्रिय हो गए? बिल्कुल आप इस तरह से खुद को असहाय महसूस किया है? ऐसी बहुत घटनाएं हुई, कई बार हुई है। सरकार का परावर्तन होता है जब ये लोग हिम्मत नहीं करते, जब तो छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जब आमना सामना उनका होता है तो बिल्कुल बॉर्डर के समीप होते हैं। बॉर्डर के जब समीप होते हैं तो ऊपरली तरफ चले जाते हैं, फिर वहां से हताश होकर ही आना पड़ता है। एक बार का नहीं है, बहुत बार का ऐसा हताश होकर आना पड़ा हमको, क्योंकि वहां उस समय परावर्तन होता है। वहां गांव होते हैं नजदीक, वहां गौ तस्कर अधिक संख्या में होते हैं, जो पहाड़ों में यही काम करने के लिए बैठे रहते हैं। उनके पास अवैध हथियार होते हैं, सारा काम उनका रहता है। हम आपको ऐसी जगह पर लेके आए हैं जहां एक वर्ष पूर्व से लगभग पता नहीं कितने समय से गो तस्करी हुआ करती थी, और यहाँ गो मांस की मंडियां लगी करती थी, जिसको बीफ मंडी कहा जाता है। यहाँ गो तस्कर जिंदी गायों को काट करके और उनके जो मांस के टुकड़ों को अन्य सहायकों को बेच देते थे, जिससे फिर उनकी सप्लाई वो गाँवों में या ऐसे स्थानों पर जहाँ बीफ का उपयोग किया जाता क्या करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ ये जो बीहड़े हैं और दुर्गम रास्ते हैं, ये कहीं ना कहीं सब बता रहे हैं कि गो तस्करों का एक सुलभ माध्यम था। इस बिहार के उस तरफ क्या हो रहा है, जो ये टीला है 100 फुट ऊंचाई के, इसके दूसरी तरफ भी एक रास्ता है, वहां पर क्या हो रहा है। अभी प्रशासन ने यहाँ पर समुचित इन रास्तों को JCB के माध्यम से खत्म कर दिया है। यहाँ पर अब इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती है, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह की कोई घटनाएं यहाँ पर नहीं हो।